हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का 27 चैप्टर जिसका नाम है आय निर्धारण का सिद्धांत। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था में सभी को रोजगार की आवश्यकता होती है। इसके लिए उत्पादन किया जाना चाहिए। क्या उत्पादन किया जाना चाहिए, किसके लिए उत्पादन किया जाना चाहिए और कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था की जो बेसिक समस्याएं होती हैं, इसका सॉल्यूशन जेएम कीन्स ने दिया था अपने आय व रोजगार के निर्धारण के सिद्धांत के द्वारा। तो इस लेसन में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, अर्थव्यवस्था में को वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए। हम जानते हैं कि हम मानव हैं, हमें वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए अर्थव्यवस्था में उसका उत्पादन किया जाता है। अपने नागरिकों के लिए आय का सृजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति है, उसको अपना पेट भरने के लिए आय की आवश्यकता होती है और वस्तु का उत्पादन और सेवाओं के उत्पादन के द्वारा ही आय का सृजन किया जाता है। और इसके लिए क्या उपलब्ध करवाया जाता है, रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो इसके लिए एक अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन किया जाए और आय का रोजगार का क्या स्तर होना चाहिए। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन बनता है कि हम अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन कर रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें और कितना आय व रोजगार का सृजन करें। तो इसके लिए हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, जेएम कीन्स, वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने 1930 के दशक में समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की अगुवाई की। मैंने आपको बताया भी कि ये समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं और इन्होंने ही इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आय व रोजगार के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो जेएम कीन्स हैं, उनके द्वारा आय व रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि कहाँ आय व रोजगार का निर्धारण होता है। ठीक है बच्चों, तो एक साधारण अर्थव्यवस्था का नमूना, हम यहाँ पर एक साधारण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर आय व रोजगार का निर्धारण किया जाना है। सबसे पहले हम जानेंगे समग्र मांग की अवधारणा। जब भी आय व रोजगार के सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति की का पता होना चाहिए, क्योंकि समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहीं वहाँ पर ही हम प्रभावी मांग की बात करते हैं और वहाँ पर ही आय व रोजगार का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समग्र मांग। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समग्र मांग अर्थात एग्रीगेट डिमांड। समग्र का मतलब होता है कुल, अर्थात जो अर्थव्यवस्था में जो लोगों के द्वारा कुल जो मांग की जाती है, वो यहाँ समग्र मांग कहलाती है। यहाँ डेफिनेशन भी दी हुई है। किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को दिए गए कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि कीमत स्तर दिया हुआ होगा, उस कीमत स्तर पर जो भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कुल मांग की जाती है, वो कहलाती है समग्र मांग। आगे बच्चों समझ में, कीमतें दी हुई हैं और स्थिर है, ध्यान रहेगा ये, क्योंकि अल्पकाल में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें परिवर्तित नहीं होती। यहाँ हम अल्पकाल की बात करेंगे क्योंकि जेएम कीन्स ने हमेशा अल्पकाल की बात की है। उनका कहना था कि दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाएंगे। तो इसी तरह से अल्पकाल में ही यहाँ बात करेंगे, तो अल्पकाल में कीमतें दी हुई होंगी और उन्हीं दी हुई कीमतों पर हमें वस्तुओं और सेवाएं हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है कि अल्पकाल में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें परिवर्तित नहीं होती हैं। समग्र मांग का एक माप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रचलित कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर कुल व्यय है। हम यहाँ पर समग्र मांग की बात कर रहे हैं। समग्र मांग की बात करते ही यहाँ पर आता है कि कीमत स्तर दिया हुआ है और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग है। अब वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मांग है अर्थात कुल उपभोग है, वो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके द्वारा किया जाता है। हम यदि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके द्वारा की जाने वाली कुल मांग या फिर उनके द्वारा किए जाने वाले कुल उपभोग को हम यदि जोड़ देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, समग्र मांग आ जाती है। अर्थव्यवस्था का समस्त उत्पाद अंतिम उपभोग के साथ भावी उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन किया जाता है वो हमें प्रेजेंट में तो यूज करना ही है, साथ में वो हमें हमारे फ्यूचर के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई मशीनरी का उत्पादन किया, तो मशीनरी को हम वर्तमान में तो उत्पादन में काम में लेंगे, लेकिन वही मशीनरी आगे तक भी उत्पादन में काम में आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर चारों क्षेत्र देखेंगे कि उसी के अनुसार हम निम्न उपभोग क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं कि जो चार क्षेत्र हैं, चार क्षेत्रों के द्वारा जो भी उपभोग व्यय किया जाता है अर्थात जो मांग की जाती है, उन चारों का योग ही समग्र मांग कहलाता है। चार क्षेत्र याद रखना बच्चों, पहला क्षेत्र है परिवार, दूसरा है फर्म, तीसरा है सरकार और चौथा है शेष विश्व। हम अब एक एक करके
इनके के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि जैसे परिवार है वो किसकी मांग करता है, फर्म है वो किसकी मांग करता है, सरकार है उनके द्वारा किस चीज़ की मांग या उपभोग किया जाता है, और लास्ट में है शेष विश्व। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो समग्र मांग इन सभी क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को मिलाकर बनती है। ये चारों क्षेत्रों के द्वारा जो कुल मांग की जाती है वही क्या कहलाती है? समग्र मांग कहलाती है। सबसे पहला आता है हमारा पारिवारिक उपभोग मांग। आपको भी पता है, आप भी परिवार में रहते हैं, परिवारों को बहुत सारी वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता होती है, इसी के लिए वो मांग करते हैं। तो परिवार के द्वारा जो मांग की जाती है, चाहे वो टिकाऊ वस्तुओं की जाए, चाहे वो गैर टिकाऊ वस्तुओं की जाए, उस या सेवाओं की जाए, तो वो कहलाती है पारिवारिक उपभोग मांग। तो इन सबका टोटल ही पारिवारिक उपभोग मांग होता है। पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार तथा परिवारों की सेवा में संलग्न गैर लाभकारी संगठन होते हैं। ये सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। अब इसमें कौन-कौन सम्मिलित होते हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्ति सम्मिलित होता है, परिवार सम्मिलित होता है और परिवारों की कुछ सेवा करने वाले गैर लाभकारी संगठन भी होते हैं, जिन्हें हम एनजीओज भी कह सकते हैं। और ये सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की क्या करते हैं? मांग करते हैं। व्यक्ति और परिवार टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। व्यक्तियों के द्वारा टिकाऊ वस्तुओं की मांग भी की जाती है और गैर टिकाऊ वस्तुओं की मांग भी की जाती है। अब हम देखते हैं टिकाऊ वस्तुओं में क्या आता है। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, जो कि सालों साल चलते हैं। टिकाऊ वस्तु कौन सी होती है? जो सालों साल चलती है। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीन, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, ये सब टिकाऊ वस्तुएं हैं जो कि सालों साल चलती हैं। इसके बाद गैर टिकाऊ वस्तुओं में देखते हैं, इसमें आते हैं खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुएं। कुछ खाने पीने की चीजें जो जल्दी खत्म हो जाती हैं और कुछ गैर खाद्य वस्तु भी होती है जो भी जल्दी खत्म हो जाती हैं, जिनका जीवन काल बहुत कम होता है, वो सब इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये तो सब कौन सी हो गई? खाद्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हैं। जबकि कपड़े, जूते, श्रृंगार का सामान, ईंधन आदि, ये सब गैर खाद्य पदों के भाग हैं। तो इसके अंदर खाद्य वस्तुएं और गैर खाद्य वस्तुएं दोनों ही आती हैं। और ये वस्तुएं कौन सी हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं। इनका भी उपभोग परिवारों द्वारा हम सभी वस्तुओं की मांग की जाती है। परिवारों द्वारा इन सभी वस्तुओं की मांग की जाती है, टिकाऊ की और गैर टिकाऊ की। और इन वस्तुओं की जो मांग की जाती है वो ही पारिवारिक उपभोग मांग कहलाती है। इसके अलावा परिवार क्षेत्र की सेवा में संलग्न गैर लाभकारी संगठनों में जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट आते हैं, धार्मिक संस्थान आते हैं, ये सब सम्मिलित होते हैं। परिवार के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो तो मांग करते ही हैं, साथ में कई लोग परिवारों की सेवा में लगे हुए होते हैं, जिसमें हमने देखा है यहाँ धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक संस्थान होते हैं, तो वो परिवारों के लिए मांग करते हैं। समझ में आ रहा है? जो परिवारों की सेवा के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, वो खुद के लिए नहीं, परिवारों के लिए मांग करते हैं। तो ये मांग भी किस में आएगी? पारिवारिक उपभोग मांग में शामिल होगी। वे लाभ कमाने के लिए व्यवसाय नहीं करते, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। वो क्या करना चाहते हैं? परिवारों का कल्याण करना चाहते हैं और उन्हीं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि विभिन्न प्रकार से योग्य व्यक्तियों की सेवा के लिए एक ट्रस्ट बहुत सी वस्तुओं को, जैसे ऑफिस स्टेशनरी, फर्नीचर, वाहन आदि की मांग करता है। कोई भी ट्रस्ट है वो चाहता है कि परिवारों को ये सब सामान मिले, तो वो इन सब सामानों की मांग करता है। तो इस प्रकार का जो उपभोग है वो भी पारिवारिक उपभोग व्यय का भाग है। तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहला जो क्षेत्र है वो हमने पढ़ा परिवार क्षेत्र, और परिवार क्षेत्र के द्वारा जो मांग की जाती है वस्तुओं और सेवाओं की, वो पारिवारिक उपभोग मांग कहलाती है। और उसके अंदर परिवार, व्यक्ति, इसके अलावा जो गैर सरकारी जो संगठन है जो कि व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करते हैं, बहुत सारी धर्मार्थ संस्थानें आती हैं, उनके द्वारा जो मांग की जाती है वस्तु और सेवाओं की, वो सब पारिवारिक उपभोग मांग में आती है। आगे बच्चों समझ में। अब जो दूसरी है क्षेत्र, वो है उत्पादकों और फर्म की निवेश मांग। जो फर्म के द्वारा जो मांग की जाती है वो कहलाती है निवेश मांग। फर्म को क्या करना होता है? और अधिक उत्पादन करना होता है। उत्पादन करने के लिए वो बहुत सारे माल या मशीनरी, पूंजी, इस सब चीज की आवश्यकता होती है, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम निवेश मांग भी कहते हैं। फर्म तथा उत्पादक, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आगे उत्पादन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। फर्म द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए वस्तुओं की मांग निवेश कहलाती है। उनके द्वारा जो और अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मांग की जाती है वस्तुओं की या सेवाओं की, तो उसे हम निवेश कहते हैं। फर्म पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन और उपकरणों की मांग करती है। फर्म के द्वारा किसकी मांग की जाती है? मशीनरी की, इसके अलावा औजारों की, और जो उनको काम में आते हैं उत्पादन के लिए सामान, उसकी मांग की जाती है। ये सब निवेश मांग कहलाती हैं। वे आगे उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं की भी मांग करती हैं।
आगे और उत्पादन हो, इसके लिए उनको कच्चा माल, जिसे हम मध्यवर्ती वस्तुएँ भी कहते हैं, उसकी भी माँग करते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए पानी, बिजली, कच्चा माल आदि का प्रयोग भी क्या है? मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना हो, तो बिजली भी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जिसमें पानी भी चाहिए, तो ये सब क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तुएँ। तो कोई भी फर्म है, वो उत्पादन करने के लिए इन सभी वस्तुओं की क्या करती है? माँग करती है। तीसरा जो आता है सरकारी व्यय। हमने पारिवारिक उपभोग व्यय पढ़ लिया, दूसरा हमने फर्म द्वारा जो निवेश मांग की जाती है वो पढ़ लिया। अब तीसरा है सरकार। अब सरकार द्वारा कौन-कौन सी मांग की जाती है? सरकार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जनता की भलाई के लिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदती है। अब आप जानते हैं, यदि आप अनाज लेने के लिए जाएंगे तो सरकार के द्वारा अनाज वितरित किया जाता है, केरोसिन तेल वितरित किया जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारी सामग्री वितरित की जाती है। तो सरकार वो सामग्री जब वितरित करती है तो उसे खरीदती भी तो है। तो सरकार के द्वारा इन वस्तुओं और सेवाओं की क्या की जाती है? मांग की जाती है। इसीलिए सरकार द्वारा सभी क्रय मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। जो सरकार के द्वारा जो भी क्रय की जाती हैं, वो सब मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। सरकार सेवाएं भी खरीदती है, जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी उपलब्ध करवाती है। सरकार के द्वारा कानून है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। अर्थात वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से क्या करती है? कार्य करती है। सरकार के बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, जिनके माध्यम से ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इन दफ्तरों में क्या होता है? रख रखाव के लिए सरकार वर्दी, वाहन, स्टेशनरी का सामान, फर्नीचर आदि खरीदती है। आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है, फर्नीचर की आवश्यकता होती है। वह अपने कर्मचारियों को क्या देती है? वेतन भी देती है। तो वेतन देने पर भी क्या करती है? मुद्रा व्यय करती है। तो इस प्रकार सरकारी व्यय समग्र मांग का एक बहुत बड़ा भाग है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं, वो सरकार चाहे वस्तुओं पर खर्च करे, या जो अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाती है, या सरकारी सेवाओं में, सरकारी दफ्तरों में खर्च करे, या सेवाओं पर खर्च करे, तो ये सब कहलाती है सरकार के द्वारा की जाने वाली मांग या सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय। आ रहा है बच्चों? ये तीसरा क्षेत्र है। चौथा जो आता है वो आता है शेष विश्व के द्वारा क्रय। हम ये जानते हैं कि हम कोई भी वस्तु और सेवाओं को हम जो कि उपयोग में लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है हमारे देश की हो। कुछ सेवाएँ और कुछ वस्तुएँ हम विदेशों से भी मँगाते हैं, और हमारी कुछ वस्तुएँ सेवाएँ विदेशों में भी जाती है। तो आयात और निर्यात इस प्रकार से चलता रहता है। यदि हम किसी देश से सामान मँगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं, और हमारे देश से दूसरे देश में यदि सामान जाता है तो हम उसे निर्यात कहते हैं। तो ये सब भी किसमें शामिल होता है? पर जो हम बात कर रहे हैं, आय और आय का निर्धारण यदि हमें करना है, तो हम जो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं उसमें शेष विश्व के द्वारा जो क्रय किया जाता है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, जिसमें देश एक दूसरे के साथ व्यापार तथा विनिमय से जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण का अर्थ ही क्या है? कि देश को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो इसमें एक देश दूसरे देश से जो विनिमय करता है, लेन देन करता है, उसके द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई देश जो किसी दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध रखता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि अपने ही देश तक ही व्यापार और विनिमय सीमित रखना। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे जो देश के दरवाजे हैं वो दूसरे देशों के लिए भी क्या कर देना? खोल देना। अर्थात आयात और निर्यात और विनिमय व्यापार आपस में रखना, तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था है, उसमें अन्य देश जो घरेलू देश के साथ आर्थिक संबंध रखते हैं, शेष विश्व कहलाते हैं। जो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि हमारा देश दूसरे देश के साथ क्या रख रहा है? संबंध रख रहा है, व्यापार कर रहा है, विनिमय कर रहा है, निर्यात आयात कर रहा है, तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। और हमारा देश और जो दूसरे देश हैं वो कहलाएंगे शेष विश्व। समझ में आ रहा है बच्चों? घरेलू देश के परिवार जिस प्रकार देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, ठीक उसी तरह विदेशी भी देश के बाहर से वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हमें जरूरत होती है विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की, वैसे ही विदेशों को भी जरूरत होती है हमारी देशी वस्तुओं और सेवाओं की। तो ये आपस में क्या करते हैं? खरीद बेच करते रहते हैं। इससे शेष विश्व का आयात अथवा घरेलू देश का निर्यात कहते हैं। हम क्या करते हैं? दूसरे देश से तो आयात करते हैं और अपने देश की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। लेकिन क्योंकि
घरेलू देश के परिवार, फर्म तथा सरकार भी विदेशों से वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदते हैं, जिन्हें शेष विश्व से आयात कहते हैं। हम भी क्या करते हैं, दूसरे देशों से क्या करते हैं, वस्तु और सेवाएं मंगवाते हैं, जिसे हम शेष विश्व से क्या कहेंगे, आयात, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मांग कर रहे हैं हम वस्तु और सेवाओं की, जिसकी पूर्ति कौन कर रहा है, विदेश कर रहा है, तो उसके लिए हम वो मंगवाते हैं, जिसे हम आयात कहते हैं। शुद्ध निर्यात की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, देश के शेष विश्व को किए गए निर्यातों में से घरेलू देश के विदेशों से किए गए आयातों को घटा देते हैं। याद रखना है कि एक तो होता है निर्यात, एक होता है आयात। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, जिसको हम एम से लिखते हैं, और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो हमने जो सामान निर्यात किया है, उसमें से जो हमने सामान मंगाया है, आयात किया है, उसको हम घटा देते हैं। आ रहा है समझ में? तो जिसे हम कहते हैं शुद्ध निर्यात, एनएक्स। नेट एक्सपोर्ट का सूत्र क्या होगा कि निर्यात में से हम आयात को माइनस कर देंगे, निर्यात माइनस आयात शुद्ध निर्यात कहलाते हैं। शुद्ध निर्यात शेष विश्व द्वारा घरेलू देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग का माप है। शुद्ध निर्यात का मतलब क्या है कि हमारे द्वारा कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जा रही है विदेशों से, वो शुद्ध निर्यात कहलाएगा। हमने निर्यात जो किया और जो हमने निर्यात जो किया दूसरे देश में और दूसरे देशों से मंगाया, उसको माइनस करके जो टोटल आता है नेट, वो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम प्लस में जा रहे हैं या फिर माइनस में, जिसे हम कहते हैं शुद्ध निर्यात, एनएक्स। आ गया बच्चों समझ में? समग्र मांग, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, समग्र मांग जिसमें हमने चारों क्षेत्रों की हमने बात कर ली है। चारों क्षेत्रों द्वारा जो की जाने वाली मांग है, वो यहाँ पर शामिल होती है। परिवारों, फर्मों, सरकार तथा शेष विश्व द्वारा की गई मांग का योग है। चारों क्षेत्र यहाँ पर आ जाएंगे, परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व। जिसे हम अभी देखेंगे, ये भी सी परिवार के द्वारा उपभोग के लिए की जाती है, फर्म के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है, जी सरकारी, और प्लस में एक्स माइनस एम शेष विश्व का शुद्ध निर्यात। ठीक है बच्चों, परिवारों की मांग को हम कहते हैं उपभोग, जिसे हमने सी से डिनोट किया है। फर्मों की मांग को हम कहते हैं निवेश, जिसे हमने आई से डिनोट किया है। सरकार का क्रय, जिसे हमने जी से किया है, और शेष विश्व की मांग को शुद्ध निर्यात कह सकते हैं, जिसे हमने एक्स माइनस एम से किया है। तो इस तरह से जो समग्र मांग है, वो उपभोग का, निवेश का, सरकारी क्रय और तथा शुद्ध निर्यात का क्या है, योग है। आ गया ना बच्चों? यही वाला फॉर्मूला कि जो समग्र मांग है वो चार क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली मांग का योग है, जिसे हम उपभोग मांग, निवेश मांग, सरकारी क्रय और शुद्ध निर्यात के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा कि इसे ही हम समग्र मांग ज्ञात करते हैं। आगे बच्चों समझ में? इसके बाद है समग्र मांग। जैसा अभी हमने बताया, वही चारों को हमने प्लस कर लिया, उपभोग, निवेश, सरकारी क्रय और शुद्ध निर्यात। एडी, समग्र मांग को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, शुद्ध निर्यात लिख लो या एक्स माइनस एम लिख लो, नेट एक्सपोर्ट या एक्स माइनस एम, जैसा आपको ठीक लगता है। एडी समग्र मांग, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, क्रय, और इसके बाद एनएक्स शुद्ध निर्यात, एम जहां निर्यात एम, समझ में आ रहा है? एनएक्स शुद्ध निर्यात इंटू एम, जहां एक्स क्या है, निर्यात एक्सपोर्ट, और एम क्या है, आयात। समग्र मांग को अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय या कुल व्यय भी कहते हैं। समग्र मांग को याद रखना कि अर्थव्यवस्था में जो किया जाने वाला समग्र व्यय है, जो कि हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, तो उसमें व्यय विधि के द्वारा भी देखते हैं, तो उसमें भी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम फॉर्मूला ही आता है, और इसे ही हम समग्र मांग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब है आय के संतुलन का निर्धारण। हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि आय के संतुलन का निर्धारण कहाँ होता है, उसी के लिए हमने समग्र मांग की क्या की थी बात। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र को कट करेगा, वहां पर ही क्या होगा, आय का निर्धारण होगा। समग्र मांग हमने पढ़ ही लिया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर निर्धारण करने में पहला जो कदम है, वो है समग्र मांग का अनुमान लगाना। यदि हमें आय का निर्धारण करना है, तो सबसे पहले हमें समग्र मांग का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, चारों क्षेत्रों से बनती है, वो हम बात कर चुके हैं। एक साधारण मॉडल का विकास करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हैं, परिवार और फर्म। अभी हमने चारों क्षेत्रों की बात की, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके ईजी वे करने के लिए हम इसको साधारण अर्थव्यवस्था मान लेते हैं। साधारण अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दो ही क्षेत्र, जिसमें आते हैं सी प्लस आई। एक तो कंज्यूमर, जिसको उपभोग जो हमने बताया है, और दूसरा है निवेश इन्वेस्टमेंट। तो पारिवारिक उपभोग क्षेत्र और जो फर्म द्वारा जो की जाने वाली निवेश मांगे, केवल हम इस दो को ही शामिल करते हैं। अन्य दो क्षेत्रों को की मांग, जैसे सरकार और शेष विश्व को, कुछ समय के लिए हम क्या कर देते हैं, दी हुई मान लेते हैं। उसको हम पहले से मान लेते हैं कि वो दी हुई है, केवल दो ही क्षेत्रों के द्वारा मांग की जा रही है।
ऐसे विषय में समग्र मांग, उपभोग तथा निवेश का योग होती है। एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सूत्र के रूप में कैसा बनेगा? समग्र मांग, उपभोग और निवेश, दो ही चीज आएगी। एडी बराबर सी प्लस आई, जहां एडी तो समग्र मांग है और सी उपभोग है और आई क्या है? निवेश है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है फॉर्मूला, लेकिन हम यहाँ सरल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दो ही क्षेत्र लेंगे, एक तो पारिवारिक उपभोग मांग और फर्म के द्वारा की जाने वाली निवेश मांग। अब है संतुलन की शर्त। चूंकि हमें आय का संतुलन ज्ञात करना है तो उसकी शर्त क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की आय का संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां समग्र मांग कुल उत्पादन के मूल्य के बराबर होता है। जो समग्र मांग है, समग्र मांग मतलब एडी, जहां कुल उत्पादन होता है, जितना कुल उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, वहां दोनों जहां बराबर होंगे, वहीं पर क्या होगा? आय का संतुलन स्तर निर्धारित होगा। ये संतुलन की क्या है? शर्त है। इसके बाद यह कहा जा सकता है कि इस उत्पादन का वास्तविक मूल्य वही है जो अर्थव्यवस्था की आय होती है। अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उत्पादन का मूल्य भी वही है जो कि क्या है? जो टोटल क्या है हमारी यहाँ पर? आय है। तो उत्पादन क्या है? इसको हम y से डिनोट कर सकते हैं कि आय कितनी है? y। तो यही क्या है? अर्थव्यवस्था में होने वाला कुल उत्पादन है। इसे हम y से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसे y से दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था में होने वाला उत्पादन वही है, क्योंकि जो उत्पादन होता है, उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय भी क्या होती है? वही होती है। तो दोनों को यहाँ पर y से डिनोट किया है। समझ में आ रहा है? यह भी कहा जा सकता है कि आय को उपभोग तथा निवेश में विभाजित किया जा सकता है। भाई आय है, उसको हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो या तो परिवारों के द्वारा की जाने वाली उपभोग मांग होगी या फर्मों के द्वारा की जाने वाली निवेश। तो ये y है, इसी को हम c प्लस आई के रूप में भी दिखा सकते हैं। आगे बच्चों समझ में कि इसीलिए हम y बराबर सी प्लस एस करते हैं, जिसे हम कहते हैं उपभोग और बचत। भाई आय है, उसके एक पार्ट का या तो क्या किया जाता है? उपभोग, या एक पार्ट का क्या किया जाता है? बचत कर ली जाती है, और बचत को ही क्या किया जाता है? निवेश। तो इसलिए हमने यहाँ y बराबर सी प्लस आई बताया था, तो इसको हम y बराबर सी प्लस एस भी कह सकते हैं, जो उपभोग प्लस बचत। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ एस क्या है? बचत है, सेविंग से। इसलिए संतुलन की शर्त के अनुसार ये दिखाया जाएगा कि एडी बराबर क्या होगा? y। अर्थात समग्र मांग, हमने संतुलन की शर्त बताई थी ना कि समग्र मांग उत्पादन के बराबर होगी, उत्पादन वही होगा जो कि क्या होगी? आय। तो हम कह सकते हैं एडी बराबर वाई, अर्थात समग्र मांग किसके बराबर होगी? आय के बराबर। आ रहा है बच्चों समझ में? अब सी प्लस आई, हमने बताया कि हम एडी को सी प्लस आई के रूप में लिखते हैं, और हमने वाई को किस में लिखा है? सी प्लस एस के। जो एडी है वो हमने दो अर्थव्यवस्था की बात की है, सरल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की, तो एडी सी प्लस आई हो गया। और वाई जो आय है, आय के एक भाग को या तो उपभोग किया जाता है या फिर बचत किया जाता है, तो वो सी प्लस एस हो गया। कहने का मतलब है उपभोग प्लस निवेश बराबर उपभोग प्लस बचत, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अथवा आई बराबर एस, जो कुल बचत है वो कुल निवेश के बराबर होती है। निवेश बराबर क्या होता है? बचत। अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां समग्र मांग कुल उत्पादन के बराबर और निवेश और बचत के बराबर होती है। तो यहाँ आ गया है कि आय का संतुलन स्तर कहाँ निर्धारित होगा? जहां समग्र मांग जो एडी है वो कुल उत्पादन के बराबर हो। मतलब एडी किसके बराबर हो? जो कुल उत्पादन है उसके बराबर हो। या फिर एडी क्या होता है? सी प्लस आई, जो उपभोग और निवेश है वो किसके बराबर हो? उपभोग और बचत के। या फिर हम कह सकते हैं आई बराबर एस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा कि कुल उत्पादन के बराबर हो और निवेश किसके बराबर हो? बचत के बराबर हो। ये यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है आय संतुलन का। अब यहाँ पर रेखा चित्र द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं। आपने यदि उपभोग के बारे में पढ़ा हो, निवेश के बारे में पढ़ा हो कि क्या होते हैं वक्र, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं। ये हमारा निवेश वक्र है, यहाँ पर निवेश को हमने स्वायत्त माना है और ये हमारा निवेश है। इसके बाद में ये जो है वो हमारा उपभोग वक्र है। उपभोग फलन जो कि होता है C बराबर A प्लस बी वाई। ये A से शुरू हो रहा है, A से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि ये स्वायत्त उपभोग है। अर्थात अर्थव्यवस्था में चाहे उपभोग का स्तर कुछ भी हो, आय का स्तर कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ उपभोग तो होगा ही, जो कि A तक दिखा रखा है। और उसके बाद हमारा ये उपभोग वक्र बनता है, और इसमें जो B है वो MPC को दिखाता है। MPC मतलब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हमने जैसे पढ़ा कि जो समग्र मांग होती है, जो एडी होती है, वो क्या होती है? सी प्लस आई। तो ये हमारा आई वक्र है, ये हमारा सी वक्र है। हम दोनों का टोटल कर देते हैं, तो इस तरह से ए प्लस आई यहाँ लिखा हुआ है, ये इस तरह से शुरू होगा, सी प्लस आई बराबर एडी। आ रहा है बच्चों समझ में? इसको एक बार देख लेते हैं। यहां से हमारा निवेश वक्र पूरा सी प्लस आई एडी के द्वारा शुरू होगा।
ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया है वो है समग्र मांग वक्र, जिसमें उपभोग वक्र और निवेश वक्र दोनों शामिल किए गए हैं एक सरल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए इसमें दो ही क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं C बराबर ए प्लस बी वाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो उपभोग वक्र है वो उसका क्या होता है A प्लस बी वाई। ये A यहाँ पर स्वायत्त उपभोग है, B यहाँ पर MPC है, अर्थात MPC का अर्थ होता है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है, कि आय बढ़ने पर उपभोग कितना अनुपात में बढ़ रहा है, और Y यहाँ पर आय है, और आई निवेश स्थिर राशि है जिसको हमने बताया स्वायत्त है, इसलिए C बराबर आई ए प्लस बी वाई प्लस आई। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि C प्लस आई उपभोग और निवेश। तो उपभोग का फॉर्मूला ए प्लस बी वाई था जो कि हमने प्रतिस्थापित कर दिया, और आई हमारा ऐसे कैसे आ गया है, हम यहाँ पर क्या करते हैं ए प्लस आई दोनों को एक साथ कर देते हैं प्लस बी वाई। समझ में आया? बी मैंने आपको जैसे बताया कि बी बराबर क्या है, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, जो कि बताती है कि आय के स्तर बढ़ने पर उपभोग का कितना स्तर बढ़ता है। अब आता है 45 डिग्री रेखा का महत्व। हम जैसे बात कर रहे हैं कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों वक्रों को हम कट करेंगे, वहीं पर क्या होगा, आय के संतुलन का निर्धारण। तो समग्र मांग के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब 45 डिग्री की रेखा है वो बताती है समग्र पूर्ति रेखा को, जिसे हम C प्लस एस, जो भी हमने पढ़ा ना वाई वाली, वाई बराबर C प्लस एस आय, वो 45 डिग्री की एक रेखा बनती है। उत्पादन का मूल्य वही होता है जो आय के संतुलन का स्तर है। हमने पहले भी बात की थी कि y वही होता है, तो y आय और उपभोग और बचत का योग होता है, अर्थात y बराबर C प्लस एस रेखा गणित के रूप में मूल बिंदु 45 डिग्री की अंश की रेखा C प्लस एस वाई, जबकि हम y को x अक्ष पर तथा y सी एस को y अक्ष पर मापते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आय जिसे हम बता रहे हैं वो उत्पादन का मूल्य वही होता है आय के बराबर, और ये y जो आय होती है वो C प्लस एस, अर्थात आय का यदि उपभोग किया जाएगा या फिर बचत किया जाएगा, और वो एक 45 डिग्री की रेखा होती है। और उसे हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर तो हम x अक्ष पर तो दिखाएंगे आय को, और y अक्ष पर हम दिखाएंगे C प्लस एस को। यहाँ पर ये लिखा है कि x अक्ष पर तो हम दिखाएंगे y को, और जो C प्लस एस है उसको हम दिखाएंगे y अक्ष पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? 45 डिग्री अंश रेखा पर C प्लस एस बराबर y, क्योंकि यह सम क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो सम क्षेत्र है 45 डिग्री की रेखा होती है और ये इसको दो भागों में बांटती है, तो इसे हम समग्र पूर्ति रेखा भी कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है संतुलन आय का रेखा चित्र। अब हमें समग्र मांग पता चल गया, समग्र पूर्ति पता चल गया जो कि 45 डिग्री रेखा होती है। तो उन दोनों के कट के द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, जो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं आय के संतुलन का स्तर। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं हमने अभी जिसे बनाया था, ये हमारी 45 डिग्री की रेखा है जिसे हम ए एस या फिर y या फिर C प्लस एस, ये रेखा हम इसको बोलेंगे। इसके अलावा ये हमारा C है, और ये I इसमें दिखाया हुआ नहीं है, I और C दोनों को शामिल करके हमने C प्लस आई बना लिया है। और ये हमारी क्या है, समग्र मांग AD, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है C प्लस आई। इन दोनों के कट के द्वारा ये दोनों यहाँ कट कर रही हैं, तो इस तरह से हमने Y0 जो है वो हमारा आय और उत्पादन, ये आय का संतुलन स्तर है, जो कि हम पाठ का मेन जो हम समझाना चाह रहे हैं वो यही है कि Y0 है वो आय का स्तर है, वो यहाँ पर निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब है बचत और निवेश विधि के द्वारा भी आय का संतुलन। हमने आय का संतुलन समझा दिया समग्र मांग के द्वारा और समग्र पूर्ति के द्वारा। अब एक दूसरी विधि भी है, वो है बचत और निवेश। मतलब अर्थव्यवस्था में जो बचत की जाती है वो जो अर्थव्यवस्था में निवेश है, मतलब बचत को ही हम क्या करते हैं, निवेश में काम में लेते हैं। यदि वो दोनों बराबर होती है तो वहां पर भी आय का संतुलन स्तर होता है। यहाँ लिखा हुआ है आय के संतुलन स्तर को बचत तथा निवेश का प्रयोग करके भी निर्धारित किया जा सकता है। संतुलन की शर्त क्या होती है, C प्लस आई, उपभोग प्लस निवेश, उपभोग प्लस बचत, अर्थात दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमने अभी पढ़ा था C प्लस आई बराबर क्या होता है, C प्लस एस। इससे ये संकेत मिलता है, हमने ये भी पढ़ा था कि I बराबर S, हमने जहां बचत और निवेश दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर, मतलब आय के संतुलन स्तर पर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जबकि जब भी समग्र मांग कुल उत्पादन के बराबर होती है, AD बराबर किसके बराबर होता है, Y के बराबर। AD है C प्लस आई, Y है C प्लस एस, और हम कह सकते हैं I बराबर S। बचत निवेश के बराबर है, बचत भी निवेश के बराबर होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह बिंदु जिस पर बचत और निवेश बराबर होते हैं वो क्या होगा, आय का संतुलन स्तर। आय का संतुलन स्तर वहां होगा जब बचत और निवेश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थव्यवस्था में जो लोग बचत करते हैं उनसे भिन्न हो सकते हैं जो कि निवेश करते हैं।
अब हम यहाँ बात तो ये कर रहे हैं कि बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ लोग तो बचत कर रहे होते हैं और कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, निवेश। तो दोनों लोग क्या हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसीलिए बचत और निवेश का संतुलन अपने आप चलने वाला और प्राकृतिक नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते अपने आप और बचत और निवेश बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचत कर रहा होता और वही व्यक्ति अपनी बचत में से निवेश कर रहा होता तो शायद हम ये कह सकते थे। लेकिन अर्थव्यवस्था में बचत करने वाले लोग अलग होते हैं और निवेश करने वाले लोग अलग होते हैं। ऐसा होता है कि जो कुछ लोग विशेष राशि बचाने की योजना बनाते हैं और अंत में भिन्न राशि बचा पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास लास्ट में इतनी सेविंग्स बचे, लेकिन मेरे पास कुछ और खर्चे आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं उतनी बचत नहीं कर पाती। तो जो हम योजना बनाते हैं उस योजना के अकॉर्डिंगली हम बचत नहीं कर पाते हैं। अन्य शब्दों में आयोजित बचत और वास्तविक बचत से क्या हो सकती है, भिन्न। एक तो हमने योजना बनाई है जिसे हम आयोजित बोलेंगे बचत, और एक हमें जो वास्तविक रूप से प्राप्त हुई है जिसे हम वास्तविक बचत कहेंगे। तो आयोजित बचत और वास्तविक बचत दोनों में क्या होगी, भिन्नता होगी। आयोजित व वास्तविक राशि में अंतर बाजार में कीमतों में अप्रत्याशित अंतर के कारण तथा परिवारों की प्रत्याशा आदि में अंतर के कारण हो सकता है। उसका अंतर इसलिए होता है कि बाजार में कीमतों का स्तर कुछ और हो गया हो, हमारी जो परिवारों की प्रत्याशा है वो कुछ और हो गई हो, जिसकी वजह से क्या हुआ हो कि हमने जो सोचा था उस हिसाब से हम बचत नहीं कर पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आयोजित बचत और जो वास्तविक बचत है उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार फर्म परिसंपत्तियों में कुछ राशि निवेश करने की योजना बनाती है, किंतु अंत में परिसंपत्तियां प्राप्त कर पाती हैं वे पहले बनाई गई योजना से मूल्य में भिन्न होती हैं। इसी प्रकार निवेश का होता है कि फर्म ने योजना बनाई कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो उससे भिन्न इन्वेस्टमेंट कर पाता है। अर्थात जो आयोजित निवेश है वो वास्तविक निवेश से क्या होता है, अलग। तात्पर्य यह है कि हम योजना कुछ और बनाते हैं और वास्तविक रूप से हमें कुछ और प्राप्त होता है। यह अंतर किस लिए हो सकता है, क्योंकि परिसंपत्तियों मशीनों का उपज करके मूल्य वृद्धि या उसी के कमी कमी के कारण हो सकता है, या बैंकों में ऋण की उपलब्धता आदि के कारण। अब जो वास्तविक निवेश है और आयोजित निवेश है उसमें डिफरेंस क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई मशीनों या जो उपस्कर जो भी काम में आ रही है, मशीनरी औजार ही है, उनकी मूल्य में या तो वृद्धि हो गई हो या कमी हो गई हो, या बैंकों के ऋण की उपलब्धता में क्या हो गया हो, बदलाव हो गया हो। तो इसी की वजह से क्या होता है, वास्तविक और आयोजित निवेश में अंतर हो सकता है। आ रहा है बच्चों समझ में। इसीलिए नियोजित और वास्तविक निवेश बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कीन्स ने नियोजित निवेश को क्या कहा है, संभावी, जिसको हम बोलते हैं एक्स एंटे। जो नियोजित पहले से जो हमने सोच रखा है वो कहलाएगा एक्स एंटे, और जो वास्तविक निवेश है उसको कहा है एक्स पोस्ट, जो बाद में आता है। नियोजित में जो हम पहले से सोचते हैं उसे एक्स एंटे कहा है संभावी को या वास्तविक निवेश को, और वास्तविक निवेश को उसने कहा है एक्स पोस्ट। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा बचत और ये वक्र, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ये निवेश वक्र है हमारा, ये यहाँ पर आय का संतुलन स्तर निर्धारित हो रहा है, और ये हमारा है बचत वक्र। ये ऋणात्मक रूप से है, क्योंकि जो यदि हमारी आय क्या होती है, जीरो हो जाती है, और इसके बाद हमारी बचतें माइनस में भी आ जाती हैं। ठीक है। हमारी बचत और निवेश संभावी और वास्तविक होते हैं। संतुलन आय के स्तर y0 से नीचे अधिक की मांग होती है, क्योंकि आय ज़्यादा होता है ऐसे। इसी प्रकार y0 से ऊपर अधिक की पूर्ति होती है, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा होती है निवेश से। देखो हम इस वाले वक्र में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो y0 है, इससे पहले यदि हम देखें, तो हमारा निवेश ज़्यादा है किससे, सेविंग से। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो देखो ये सेविंग्स बढ़ जाती है, तो यहाँ क्या है, सेविंग्स ज़्यादा है निवेश से। जो आय का संतुलन स्तर यहाँ पर निर्धारित हो रहा है, जहाँ बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं। देखो यहाँ दोनों बराबर हो रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और इसके बाद हम देखते हैं तो सेविंग्स ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है। तो जो पहले वाली जो सिचुएशन है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसे हम आधिक्य मांग कहते हैं, और जो बाद वाली सिचुएशन है जिसमें सेविंग ज़्यादा होती है उसे हम आधिक्य पूर्ति कहते हैं। यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि आधिक्य मांग अथवा आधिक्य पूर्ति के कारण कीमत स्तर तथा लोगों की आशाओं में परिवर्तन आता है। जो आधिक्य मांग हो रहा है या आधिक्य पूर्ति हो रही है, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, लोगों की जो हमारा जो कीमत स्तर है या लोगों की आशाओं का स्तर है, वो सब क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए संभावित तथा वास्तविक मत बराबर नहीं होते हैं। इसी वजह से हम जो सोचते हैं और जो हमें वास्तव रूप से प्राप्त होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। आय के संतुलन स्तर y0 पर जो हम दिखा रहे थे, ना तो आधिक्य मांग होगी और ना ही आधिक्य पूर्ति होगी। इसीलिए आय के संतुलन स्तर पर संभावी बचत, निवेश वास्तविक बचत और निवेश के बराबर होते हैं। जो हमने यहाँ पर ये आय का संतुलन स्तर दिखाया है, यहाँ पर जो संभावी बचत और निवेश और आय जो
वास्तविक बचत और निवेश है वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर आधिक्य मांग पाई जाएगी, ना तो आधिक्य पूर्ति, ना यहाँ बचत ज़्यादा होगी या निवेश ज़्यादा होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद हम देखते हैं प्रभावी मांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी मांग क्या होती है। अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग वह बिंदु है जिस पर अल्पकाल में दी गई कीमत पर समग्र मांग उत्पादन के स्तर के बराबर होती है। जहाँ समग्र मांग जो कुल उत्पादन का स्तर है उसके बराबर होती है, उसे हम कहते हैं प्रभावी मांग। अल्पकाल में किन समय से अल्पकाल की बात करता है कि अल्पकाल में जो भी कीमत दी हुई है, जो हमें कीमत दी हुई है, उस पर जो समग्र मांग है हमने बताया वो भी उत्पादन के स्तर के बराबर होगी, उसे हम प्रभावी मांग कहते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आय का संतुलन स्तर अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को प्रतिबंधित करता है। जो आय का संतुलन स्तर है, क्योंकि वहाँ पर ही समग्र मांग उत्पादन के बराबर होती है, तो आय का जो संतुलन स्तर है वो प्रभावी मांगों को भी दर्शाता है। तो आपसे यदि प्रभावी मांग ज्ञात करने के लिए बताएं या फिर आय का संतुलन स्तर ज्ञात करने के लिए बताएं तो दोनों एक ही चीज़ है। आगे बच्चों समझ में? इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम गुणक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।